हाय फ्रेंड्स, आई होप आपने जो 2 केस स्टडीज़ मैंने आगे शेयर की आपके साथ वो स्टडी की और आपने कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ थिंकिंग उस पे दिया है जिससे करके कि आप अपनी सिचुएशंस को रिलेट कर सकें। एंड एज प्रॉमिस्ड, टुडे इज़ द डे वेयर आई एम गोइंग टू शेयर द थर्ड केस स्टडी विथ यू। आज की केस स्टडी जो है वो एक मल्टी फैसेटेड लर्निंग हमें देती है। नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं ना कि एजुकेटेड लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनका सब कुछ चीज़ें परफेक्टली प्लान होता है, पर मेरा अनुभव कुछ अलग हुआ है इस केस में। सो ये जो फैमिली है, ये फैमिली इट बिलोंग्स टू समवेयर सम प्लेस इन हरियाणा। हरियाणा से ये फैमिली बिलोंग करता है एंड इट्स अ फैमिली ऑफ 6 पीपल। मम्मी पापा है और 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे भाई है, थर्ड नंबर पे सिस्टर, अगेन फोर्थ इज अ ब्रदर। सो मैं ये जो आपके साथ केस डिस्कस करने वाला हूँ मिस्टर पी का, तो ये मिस्टर पी जो है ये सेकंड नंबर का ब्रदर है और उसका केस हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो ये जो फैमिली है इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस पहले से चल रहे हैं। जैसे मदर का थोड़ा किडनी का इशू हो गया है और मदर को डायलिसिस पे जाना पड़ता है एवरी 21 डेज। सो वो हेल्थ चैलेंज की वजह से देयर इज अ रेगुलर मेडिकल एक्सपेंस दैट हैपेंस टू द फैमिली ऑन अ रेगुलर बेसिस। पापा का बिजनेस है, तो पापा के बिजनेस में इतना इनकम आना जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो फिर भी देयर इज एन एक्सपेंस। जो बड़ी सिस्टर है उसको हार्ट में होल है, बड़ा सा होल है, उसकी वजह से वो कुछ हेल्थ चैलेंजेस, उसको इन्फेक्शन ना हो, उस चीज़ों की उसको इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी पड़ती है। शी कैन नॉट टेक मच स्ट्रेस, शी कैन नॉट हैव एक्टिविटीज़ वेयर हर ब्लड प्रेशर गोज अप या उसकी सांसें फूल जाए, ऐसा काम उसको नहीं करना है। एल्डर सिस्टर इज स्टिल अनमैरिड। ये जो मिस्टर पी है वो इंटेलिजेंट बंदा है, पढ़ने में होशियार है और पिछले 15 साल से वो फैमिली से अलग रहता है। एजुकेशन और प्रोफेशनल पर्पस से वो पूरे इंडिया का परिभ्रमण कर चुका है, इवन आउट ऑफ इंडिया जा चुका है पढ़ाई के लिए। सो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड उसने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जिसको IIT बोलते हैं उसमें एडमिशन लिया, 4 साल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद उसने GMAT और इसका प्रिपरेशन करके 2 साल वो फॉरेन कंट्री पढ़ने गया, ऑल स्कॉलरशिप पे, क्योंकि फैमिली का ऐसा सिचुएशन नहीं था कि वो फीस पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर सके। और 4 भाई बहन है तो सबका मैनेज करना पापा के लिए इट मे बी डिफ़िकल्ट। सो स्कॉलरशिप पे इतना इंटेलिजेंट बंदा, इतना होशियार बंदा, और वहाँ से उसको फिर वापस आना था, फैमिली के साथ रहना तो यहाँ आके उसने प्लेसमेंट एक्सेप्ट किया और मुंबई में उसने अपना जॉब चालू किया। फैमिली था हरियाणा में, मुंबई में अपना जॉब चालू किया। बाय नेचर ही वॉज अनरेस्टफुल। आप समझते हैं अनरेस्टफुल मतलब वो कुछ ना कुछ शांत नहीं बैठ सकता था, कुछ ना कुछ करने में उसको मज़ा आता था। तो उसकी लाइफस्टाइल जो है उसने उसी हिसाब से कर दी थी। रात को 2-2 बजे तक जागता था, सुबह 6 बजे उठ जाता, 5 बजे उठ जाता, तो प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता था। और फैमिली से 15 साल दूर रह के द फूड इनटेक वॉज मोस्टली जंक फूड। सो मोस्टली बाहर का खाना, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब की वजह से उसने अपनी हेल्थ को बहुत ही हद तक डिटीरियोरेट कर दिया था एंड ही वॉज वेरी हेफ्टी बाय द टाइम। एंड जॉब में सिंस ही वॉज अनरेस्टफुल, सी कंपनीज को तो ऐसे लोग चाहिए ना जो अनरेस्टफुल हो, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप से काम करे, पूरे बिजनेस को वो संभाल ले, तो कंपनीज को तो ऐसे लोग चाहिए। एंड ही वॉज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। तो जैसे जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते गया उसको ग्रोथ मिलते गया, प्रमोशंस मिलते गए, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और जैसे जैसे प्रमोशन होते गया उसका ट्रांसफ़र भी होते गया। सो फ्रॉम मुंबई ही वॉज ट्रांसफर टू डेवलप ईस्टर्न रीजन, फिर उसको साउथ में भेजा गया। जब वो साउथ में गया, अब ये भाई साहब तो अकेले रहते थे,
और फैमिली से थोड़ा प्रेशर था कि शादी कर लो बेटा, शादी कर लो। तो वहाँ पे ऑफिस की कोई कलीग के साथ ज़्यादातर टाइम तो वो ऑफिस में स्पेंड करता था, बिकॉज अनरेस्टफुल था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ओनरशिप से काम करता था। तो साउथ की अपनी ऑफिस कलीग के साथ उसको अफेयर हुआ और उसने फैमिली को बोला कि आई वुड लाइक टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल। नाउ द गर्ल वॉज फ्रॉम अ कल्चरली डिफरेंट बैकग्राउंड एंड बॉय वॉज फ्रॉम अ कल्चरली डिफरेंट बैकग्राउंड। बॉय वॉज ब्राह्मण फैमिली, प्योर ब्राह्मण फैमिली, प्योर वेजिटेरियन, एंड गर्ल की फैमिली वॉज ऑपोजिट। So they were not a Brahmin family and they were not from a vegetarian background. तो बॉय की फैमिली मानी नहीं और फिर भी ये बंदा एम्बिशियस था, डिटरमाइंड था, तो उसने इस लड़की के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद ऑब्वियसली लड़की लड़के के घर पे जाती है, थोड़ा टाइम घर पे गई पर कल्चरली डिफरेंसेस की वजह से उतना सेट नहीं हुआ। एंड लड़के को तो दिमाग में यही था कि मेरी जॉब ट्रांसफरेबल है तो मुझे फैमिली के साथ वैसे भी इतना टाइम रहना नहीं होगा, तो आई एम ओके विद दिस गर्ल। सो दोनों अलग रहते थे और लाइफ वॉज गुड। नाउ दिस पर्सन वॉज 30 years old एट दैट पॉइंट इन टाइम। 30 साल की उसकी उम्र थी। प्रमोशंस मिलते गया और कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली भी प्लानिंग से नहीं होती है, फैमिली एक्सीडेंटली बन जाती है। सो इसके केस में भी ऐसा हुआ कि देयर वाज एन एक्सीडेंटल फैमिली प्लानिंग और घर में बच्चे का जन्म हुआ, बेबी बॉय जन्म हुआ और बड़ी सिस्टर का शादी नहीं हुआ है, ये पहला है जिसका शादी हुआ है, अभी छोटे भाई बहन भी बाकी हैं और घर में पहला बच्चा है तो ऑब्वियसली उसके मम्मी पापा को थोड़ा ज़्यादा उससे लगाव था, पर कल्चरली इश्यूज़ की वजह से इतना आना जाना मिलना ये सब नहीं रहता था। तो लाइफ वॉज गोइंग एज यूजुअल। पर एक चीज़ थी, ये भाई साहब जो डेजिग्नेशन पे थे, जो पोजीशन पे थे, जो पैकेज पे थे, उस हिसाब से उसका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिक्लेम कंपनी ने सफिशिएंटली दिया था, कंपनी ने घर दिया था, कंपनी ने कार दिया था, सब कुछ दिया था एंड लाइफ वॉज एज यूजुअल। अभी ये दोनों भी एक साथ ज़्यादातर टाइम जॉब करते थे, इसीलिए बाहर का खाना ये सब, तो हेल्थ चैलेंजेस वैसे भी थे। एंड फिर किड के आने के बाद सिचुएशंस थोड़ी चेंज होने लगी। अगेन जब घर का खाना होता है तो वहाँ पे भी थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं। So both had to compromise something. That's how the life was going on. And one fine day, जब वो ड्राइव कर रहा था शाम को ऑफिस से घर, देखिए हेल्थ जो है ना वो अपना टोल इमीडिएटली नहीं दिखाती है। जैसे अगर आप बाइक ड्राइव करते हैं तो पेट्रोल के बिना बाइक नहीं चलेगा, पर इंजन ऑयल नहीं डालोगे तो बाइक चलेगा, है कि नहीं? पेट्रोल बिना बाइक नहीं चलेगा, इंजन ऑयल के बिना बाइक चलेगा, पर जब इंजन ऑयल ख़त्म हो जाएगा और इंजन ऑयल एकदम वाइप आउट हो जाएगा तो एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है। सिमिलर इज़ द केस विद द हेल्थ। तो इनका 15 साल से जो लाइफस्टाइल था उस हिसाब से हेल्थ ने डिटीरिएट होना शुरू कर दिया था, पर इट डिडंट गो फॉर ब्रेक डाउन। वन फाइन डे इन द इवनिंग वो ऑफिस से घर आ रहे थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और अपने पापा के साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे। उतने में उनको लगा कि मेरा सर जो है वो बहुत ही भारी हो रहा है और सर में एकदम पेन हो रहा है। सो उसने पापा से बात करते करते बोला मेरा पेन हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, आई एम गोइंग होम और ये रास्ते से मैं जा रहा हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो पापा ने इमीडिएटली फ़ोन रख के उसकी वाइफ को फ़ोन किया और इन्फॉर्म किया कि दिस इज़ द सिचुएशन। वाइफ इमीडिएटली वहाँ पहुँच गई एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। द डायग्नोसिस वॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ ब्रेन स्ट्रोक। उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था और इतना हायर टेंडेंसी का ब्रेन स्ट्रोक था कि वो कोमा में चले गया था। नाउ ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन कोमा सिचुएशन। यहाँ पे वाइफ अकेली थी, 4 साल का बच्चा है और फैमिली वहाँ पे। Brother-in-law and father-in-law immediately came and supported the wife
और ऑब्वियसली घर में 2 मेडिकल सिचुएशन की वजह से खर्चा हो रहा है। यहाँ पे ये हॉस्पिटलाइजेशन लगभग 1.5 से 2 महीना चला। सिचुएशन वॉज नॉट इम्प्रूविंग, इट वॉज डिटीरियोरेटिंग, completely bedridden, coma situations. And one fine day, the family gets the news that the person is no more. Now, hospital से ऐसे news आए तो obviously family को digest करना difficult है, and the age is 36 years old. Hospital administration ने बोला कि body में pus हो गया था, और 1-2 बार कुछ स्ट्रोक्स आए थे, उसकी वजह से द कंडीशन डिडंट इम्प्रूव, इन फैक्ट इट डिटीरियोरेटेड. सो नाउ द हेल्थ हैज गिवन अप एंड ब्रेन स्ट्रोक सिचुएशन हैज लेड टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस इन द बॉडी, अदर ऑर्गन्स, सिचुएशंस गॉट डिटीरियोरेटेड. शायद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का सिचुएशन होगा पर पता नहीं था. So the person is no more. अभी फैमिली में वाइफ और 4 साल का लड़का. ऑब्वियसली कंपनी का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एंड ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस था, पर ये जो 1.5-2 महीने का हॉस्पिटलाइजेशन था उसमें 22 लाख जितना खर्चा हो गया था उनका. एंड वो जो भी इंश्योरेंस था इतना तो सफिशिएंट नहीं हो सकता है, तो कुछ कैपिटल भी वाइप आउट हो गई. इमेजिन द सिचुएशन. अब ये बंदे ने अपनी लाइफ में जो कमाया, कुछ प्रॉपर्टी बनाया था, पर वो प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली हम ये चीज़ समझते हैं कि जैसा इनकम होता है वैसा हम खर्चा पाल लेते हैं. तो इसकी जो इनकम थी उस हिसाब से उसने प्रॉपर्टी भी उतना बड़ा बाई किया हुआ था. प्रॉपर्टी कहीं न्यू दिल्ली साइड बाई किया हुआ होगा या मुंबई साइड बाई किया होगा, एग्जैक्टली दे हैव नॉट शेयर्ड. पर जिस हिसाब से इनकम था, जिस हिसाब से ईएमआई पे करने की कैपेसिटी थी, उस हिसाब से उसने लोन लिया हुआ था उस प्रॉपर्टी को खरीदने का, और उसने वो प्रॉपर्टी खरीदा था. पर यहाँ पे पर्सनल फाइनेंसेस सफ़र कर रहे थे. मैंने अपने फर्स्ट केस में बोला था कि अगर आपको टर्म प्लान लेना है तो टर्म प्लान आपकी जो मंथली एक्सपेंस है उसको फुलफिल करना चाहिए, और जो होम लोन है उतना एडिशनल कवरेज आपको लेना चाहिए. और इस केस में तो अफोर्डेबिलिटी भी था. Still the person had not taken. अभी क्या होगा? They will have to liquidate the property. वो जो पैसा आएगा उसमें से लोन प्रीपे करना पड़ेगा, एंड जो कैपिटल बचेगा उससे बच्चे का भविष्य और वो देखना पड़ेगा. अभी कल्चरल डिफरेंस की वजह से दिस लेडी मे नॉट स्टे विद द फैमिली, isn't it? और फैमिली का जो बैकग्राउंड था, पापा जो थे इतने सालों तक बिजनेस किया, ही इज अबाउट टू रिटायर, छोटा भाई अभी छोटा है, उसका एम्प्लॉयमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, और ये भाई साहब 36 की एज पे हैविंग द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फैमिली इज नो मोर. व्हाट विल हैपन टू द फाइनेंसेस? व्हाट विल हैपन टू द फैमिली? ऑब्वियसली मोरल लॉस इज दैट, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंसेस? क्या फादर इन लॉ इस एज पे जॉब करने शुरू करेंगे? हाउ विल दे मैनेज? ऑलरेडी 2 मेडिकल चैलेंजेस है. इमेजिन द ट्रॉमा एंड स्ट्रेस दिस फैमिली में बी गोइंग थ्रू. सो ये पर्पस है कि पर्सनल फाइनेंसेस आपको सीरियसली लेने चाहिए. अर्निंग, कंपनी, ग्रोथ, पोजीशन, एवरीथिंग इज फाइन. मुझे एक बंदे ने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी थी कि आप कम समय में बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हो, दैट इज अगेंस्ट द नेचर्स प्रिंसिपल. That is not possible. But there are people in this 4G and 5G generation who wants to grow linearly. ऐसे ग्रो करना है और उनका फॉल भी ऐसे हो जाता है. So with this case, I hope you have got some insights. और अगर आपको ये cases पसंद आते हैं, you feel कि there is some learning out of it, reflect on your own positions, reflect on your situations, try to think about it कि कैसे मैं अपने पर्सनल फाइनेंस को बेटर कर सकता हूँ. फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रोल ही यही है कि दे विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर फाइनेंसेस और प्लानिंग योर फाइनेंसेस इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर. कई बार सदियों पहले, सालों पहले जो LIC का पॉलिसी लिया हुआ है वो आज भी उसका प्रीमियम कंटिन्यू कर रहे हैं, हालांकि वो पॉलिसी आज आपके लिए रिलेवेंट ही नहीं है, isn't it? सो ये सब चीज़ें
रिफ्लेक्ट करनी ज़रूरी है। क्या आप इलिक्विड एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं या लिक्विड एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं? डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड एंड सिचुएशन आपको इलिक्विड क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए या लिक्विड क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। लिक्विड एसेट क्लासेस आर म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, बॉन्ड्स, एंड illiquid asset classes are like long term fixed deposits, long term bonds, real estate, commercial property, ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना। So think thoroughly and I hope this case has given you some insights into it. अगर आपको ये केसेस पसंद आए हैं तो यू कैन शेयर इट विथ योर कनेक्ट्स, शेयर इट विथ योर कलीग्स, फैमिली फ्रेंड्स, जिससे उनको भी रिफ्लेक्ट हो सके कि क्या हम अपने फाइनेंसेस ट्रैक पे हैं या नहीं हैं। मेजॉरिटी लोगों के नहीं होते हैं। तो ये केसेस का पर्पस यही है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर बैकग्राउंड, रिफ्लेक्ट ऑन योर conditions and try to make your finances as effective as possible. So with this, I leave you with a thought. Thank you so much for listening to these cases. Take care of yourselves. Goodbye.